नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ई लर्निंग विद अनिल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भाग 11 देखेंगे। इससे पहले हम लोग शक कुश, कुशा शक राजवंश तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग कुषाण, नागवंश और बौद्धि और मगध वंश जो हैं, इनका मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ आधिपत्य रहा, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास कवर किया जाएगा। इससे साथ इससे रिलेटेड और भी सब्जेक्ट हम जल्द ही आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। कुषाण वंश के बारे में जानकारी लेंगे। कुषाण वंश के किन राजाओं का आधिपत्य मध्य प्रदेश में था? वैसे तो ये उत्तर पश्चिम भारत में इनका ज़्यादा प्रभाव देखा गया, लेकिन कुछ अपने मध्य प्रदेश के भाग में भी इनका आधिपत्य रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मध्य प्रदेश में सातवाहनों और शक क्षत्रपों के बीच संघर्ष चल रहा था, उस समय भारत पर उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशियों का एक नया आक्रमण हुआ। ये विदेशी पश्चिम चीन में बसने वाली यूची नामक जाति की 5 शाखाओं में से एक शाखा थी, जो कुई-शाक अथवा कुषाण कहलाती थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इस जाति ने भारत में प्रवेश किया। इस जाति ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में प्रवेश किया था। उस समय क्या अपने सातवाहन और शकों के बीच में संघर्ष चल रहा था। कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण शासक कुजुल कैडफिसेस था। यही इसका संस्थापक माना जाता है। इसके मृत्यु पश्चात इसका पुत्र भीम कैडफिसेस राज्याधिकारी हुआ। भीम का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है। शहडोल से कुषाण शासकों के सिक्कों की एक निधि प्राप्त हुई है, जिसमें 757 सिक्के मिले हैं, किंतु इन सिक्कों के आधार पर कुषाणों के साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश तक मान लिया जाए यह कठिन है। यहाँ हम लोगों को दो बातें समझना है कि यहाँ केवल मध्य प्रदेश से हम लोगों को सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये 757 सिक्कों के एक विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। इससे इतिहासकारों में मतभेद है कि क्या हम इन साक्ष्यों के आधार पर कुषाण वंश का मध्य प्रदेश में आधिपत्य था यह मान लें। इसमें अभी तक एक आम सहमति नहीं बन पाई है। इन्हीं आधारों के साक्ष्यों को हम देखते हुए आगे अध्ययन करेंगे। भीम कैडफिसेस का उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था। ये बहुत ही प्रतापी राजा हुआ है, जिसको आप इतिहास में पढ़ते होंगे। और ये कुषाण वंश में किसी को पढ़े ना पढ़ें, आप कनिष्क को अवश्य पढ़ते होंगे। अधिकांश विद्वान इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी मानते हैं, जब उसके द्वारा प्रचलित शक संवत का प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में इसके सिक्के एवं मध्य प्रदेश में शहडोल से प्राप्त निधि में 324 सिक्के कनिष्क के हैं। जो अपने ऊपर हमने पढ़ा 757 सिक्के मिले हैं, उन 757 सिक्कों में 324 सिक्के कनिष्क के ही थे। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा रहा होगा। क्योंकि अपन लोग अनुमान ही लगाते हैं, अगर किसी राजा का कोई शिलालेख मिल गया या कोई उसके सिक्के बहुत सारे मिल गए, तो उसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसका राज्य जो काल था राज्यारोहण का, ये कई वर्षों तक शासन किया होगा, तभी तो इतनी मात्रा में इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर कोई शासक प्रतापी होता था तभी वो अपने सिक्के ढलवा पाता था, नहीं वो किसी के अधीन रहता था तो उस राजा का अपने सिक्कों के एक तरफ उसका नाम अंकित कराता था और एक तरफ अपने। तो ऐसा कनिष्क के सिक्कों में नहीं देखा जाता। इससे हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि कनिष्क जो है एक प्रतापी राजा रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क प्रथम का उत्तराधिकारी वशिष्ठ था। उसके शासनकाल का एक अभिलेख मथुरा में तथा दूसरा सांची में प्राप्त हुआ। प्रथम लेख की तिथि 24
दूसरे लेख की तिथि 28 है। यहाँ जो 24 और 28 लेख है, इसमें हम लोग जो शक संवत चला था 78 ईस्वी, इसको प्लस कर लेंगे, तब हम लोगों को ईस्वी सन वाली तिथि ज्ञात हो जाएगी। ये आप लोग अपने आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ हम लोग जो कुषाण वंश को पढ़ेंगे, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें इसको हम और विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल और केवल जो इनकी क्रियाकलाप मध्य प्रदेश के संदर्भ में थी, उन्हीं को हम लोग यहाँ देखेंगे। आगे है, वशिष्ठ के बाद हुविस्क सिंहासन पर बैठा। इसके अनेक सिक्के और अभिलेख मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उसका साम्राज्य पश्चिम में काबुल, उत्तर में कश्मीर तथा पूर्व में मथुरा तक विस्तृत था। मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग पर भी उसके साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है, जैसा कि झाझापुरी, शहडोल, झाझापुरी शायद छत्तीसगढ़ में है, शहडोल तथा हरदा से प्राप्त उसके सिक्कों से ज्ञात होता है कि हुविस्क की तिथियां 26 से 28 तक मिली हैं। इनमें से हम लोग 26 और 60 में 78 प्लस कर लेंगे, तो एग्जैक्ट हम लोगों को ईस्वी वाला सन मिल जाएगा, जिससे प्रकट होता है कि उसने कम से कम 138 ईस्वी तक राज्य किया होगा। आरा से प्राप्त, ये आरा जो उत्तर प्रदेश में, आरा से प्राप्त अभिलेख एक में कनिष्क का उल्लेख मिलता है, जिसकी तिथि 41 है। अधिकांश विद्वान इसे कनिष्क द्वितीय मानते हैं, जिसने हुविस्क के साथ राज्य किया होगा। ये उसका भाई भी हो सकता है, रहा होगा। इस कनिष्क द्वितीय अथवा कनिष्क तृतीय का एक सिक्का हरदा नामक जिले से, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। हुविस्क के पश्चात वासुदेव प्रथम कुषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी तथा इसकी तिथियां उत्तराधिकारी बना, जिसकी तिथियां 67 से 98 तक मिलती हैं, जिससे ये प्रकट होता है कि उसने कम से कम 176 ईस्वी तक राज्य किया। इसके द्वारा प्रचलित एक तांबे का सिक्का जबलपुर में स्थित तेवर, प्राचीन नाम त्रिपुरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र पर कुषाण साम्राज्य के आधिपत्य के और प्रमाण तेवर के निकट भेड़ाघाट से प्राप्त कुषाणकालीन 2 मूर्ति लेख तथा निकटवर्ती घाट से प्राप्त कुषाणकालीन गांधार कला की बौद्ध प्रतिमाओं की प्राप्ति से होता है। बौद्ध प्रतिमाओं से हमको और ज़्यादा ज्ञात होता है कि यहाँ पे कुषाणकालीन शासन रहा होगा। वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कनिष्क तृतीय तथा वासुदेव द्वितीय हुए। मध्य प्रदेश के किसी भी भाग पर इन दोनों शासकों के अधिकार का कोई भी प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। वासुदेव द्वितीय इस वंश का अंतिम नरेश प्रतीत होता है, जिसके शासनकाल के पश्चात इस वंश का पूर्णतः विलोप हो गया। इस तरह हम लोग देख लिए कि कुषाण वंश का मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में आधिपत्य देखा जाता है। तो हम लोग यहाँ कहाँ देखे, हरदा में देखे तो इनका आधिपत्य सिक्के वगैरह, शहडोल में, झाझापुरी तो छत्तीसगढ़ में अब हो गया है, और त्रिपुरी जबलपुर में इनका अधिकांशता प्रभाव देखा गया। अब हम लोग देखेंगे नागवंश के बारे में। अगला हम लोगों का नागवंश होगा। नागवंश इसकी 2री शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में, जब मध्य भारत के दक्षिण में राजनैतिक उथल पुथल चल रही थी, उस समय विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो नागवंश के नाम से प्रसिद्ध है। कुषाण वंश के अंतिम नरेशों की कमजोरी का पूरा लाभ उठाकर इस वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा विदेशियों को भारत से खदेड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विष्णु पुराण में पद्मावती, कातीपुरी तथा मथुरा के नवनाग शासकों का उल्लेख आया है। यहाँ हम लोगों को देख रहे हैं कि पुराणों में भी इनका उल्लेख
आया है। इनसे इनके महत्वपूर्ण होने का आधार बन जाता है। उल्लेख आया है। सिक्कों के आधार आधार बनाकर जो जानकारी अभी तक उपलब्ध है, उससे विद्वानों का मत है कि इस वंश की स्थापना विदिशा में हुई तथा कालांतर में यही से पद्मावती, कातीपुरी तथा मथुरा में ये वंश गए। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि इन तीन स्थानों के नाग एक ही वंश से संबंधित थे। विद्वानों के अनुसार नाग वंश का संस्थापक वृषनाग महत्वपूर्ण है, वृषनाग था, जिसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में विदिशा में इस वंश की स्थापना की। वृषनाग का एक सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ था, जिसे ग्वालियर पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। विदिशा नागवंश का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। 1913-14 के बेसनगर उत्खनन में नागों के सिक्के मिले थे। विदिशा में बेसनगर में 1913-14 में उत्खनन कराया गया, उसमें नागों के सिक्के मिले हैं। आज भी यहाँ नागों के सिक्के अक्सर अक्सर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ कोई भी निर्माण कार्य होता है, कोई व्यक्ति अगर घर भी बनाता है, तो बहुत ही सरल तरीके से नागों के सिक्के इस क्षेत्र में देखे जाते हैं, मिल जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इससे ये पता चलता है कि यहाँ नागों का आधिपत्य बहुत ही बृहद मात्रा में रहा होगा, तब तो इतने ज़्यादा सिक्के मिल रहे हैं। इनके अपेक्षाकृत दूसरे भी जैसे कुषाण हो गए, शक हो गए, इनके सिक्के इतने इस अनुपात में नहीं मिलते हैं। वृषनाग के पश्चात संभवतः भीमनाग का शासन हुआ। ऐसा लगता है कि उसने अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित किया। उसके सभी उत्तराधिकारियों की राजधानी पद्मावत ही रही, जैसा कि उसके सभी उत्तराधिकारियों के सिक्कों की पवाया पद्मावती से प्राप्ति से ज्ञात होता है। जायसवाल के अनुसार ये जायसवाल एक इतिहासकार हैं। इनके अनुसार उसका शासनकाल 210 ईस्वी से 230 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। यहाँ भी उत्तराधिकारी जो उनके रहे होंगे, वो पवाया से संबंध इतिहासकार जो लगा रहे हैं, ये केवल और केवल वहाँ से प्राप्त सिक्कों के आधार पर लगा रहे हैं। अनुमान केवल सिक्कों से, कोई यहाँ अभिलेख नहीं मिला है, केवल सिक्के हैं। सिक्कों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ इनके उत्तराधिकारी रहे होंगे, काफी वर्षों तक शासन किया है। विदिशा तथा पद्मावती के अतिरिक्त पुराणों के अनुसार कातीपुरी आधुनिक कुतवार में भी नागों की एक राजधानी थी। कुतवार से प्राप्त नाग शासकों के 18,959 सिक्कों की एक विशाल निधि से भी यही बात प्रमाणित होती है। ये जो 18,959 निधि है, अब तक प्राप्त सिक्कों की निधि में सर्वाधिक विशाल ये भंडार है। इससे ये पता चल जाता है कि नागों का मध्य प्रदेश में कितना बृहद स्थान था, ये कितने बृहद क्षेत्र में फैले हुए थे। नागवंश का इतिहास आज भी अस्पष्ट है, इस और अधिक शोध अपेक्षित है। लास्ट में यही एक टिप है कि नागवंश का अभी भी इस दिशा में नागवंशों की इतिहास में किस स्तर तक इनका महत्व था मध्य प्रदेश में, इसके लिए अधिक से अधिक खोज किया जाना अपेक्षित है। बाकी जो अपने वंश हैं, उनकी जानकारियां स्पष्ट हैं, लेकिन ये नागवंश की जानकारी स्पष्ट नहीं है, जो कि केवल और केवल सिक्कों से मिल रही है। इतने सिक्के मिल रहे हैं, इससे पता चलता है कि इनका ये अधिकार तो यहाँ रहा है, लेकिन कितने स्तर पर रहा, कहाँ कहाँ था। शायद है कि अभी अपन लोग जो पढ़ रहे हैं कांतीपुरी और पद्मावती, मथुरा, इनके अलावा भी रहा हो, इसलिए अपेक्षित है कि और खोज की जाए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नए राजवंश के बारे में। बौद्धि तथा मध्य राजवंश। ईस्वी की दूसरी तीसरी शताब्दी में त्रिपुरी आधुनिक तेवर जिला जबलपुर पर बोधि वंश के राजाओं के शासन का पता चलता है। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के जो मृद मुद्रांकन मतलब मिट्टी में मुद्रांकन प्राप्त हुए हैं, उनसे उनसे इस वंश के 4 शासकों श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि तथा शिवबोधि के नाम ज्ञात हुए हैं। इस वंश के कुछ सिक्के
जबलपुर के डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रह में संरक्षित हैं। त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त मिट्टी की मुद्रा पर महासेन नामक शासक का नाम अंकित मिलता है। महासेन 350 ईस्वी के लगभग त्रिपुरी क्षेत्र पर शासन करता होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। महासेन का बोधि वंश से कुछ संबंध था अथवा नहीं, यह अज्ञात है, कोई ऐसी प्रमाण मिला ही नहीं। लगभग इसी समय मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र पर मध्य वंश के शासकों का आधिपत्य था। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था। मध्य वंश के प्रसिद्ध राजा भद्रमल और शिवमद थे। इनके तथा मध्यवंशी कई अन्य शासकों के सिक्के तथा मुहर एवं शिलालेख कौशाम्बी एवं भाटा के अतिरिक्त बांधवगढ़ उमरिया से प्राप्त हुए हैं। मध्यवंशी राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध मतलब विरोध किया तथा विशेष कार्य किए, प्रतिरोध करने में विशेष कार्य किया, जिससे कुषाण सत्ता महाकौशल क्षेत्र में नहीं जम पाई। यहाँ हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़े हैं, तो हमने देखा कि कुषाण वंशों का महाकौशल क्षेत्र में ज़्यादा आधिपत्य देखने को नहीं मिलता है। ये इस दिशा में मध्य राजाओं का विशेष योगदान रहा है। तो हम लोगों ने आज लगभग कुषाण वंश और इसके और छोटे छोटे राजवंश जैसे नाग और ये मौधी और मध्य थे, इनको देख लिया। अब इसके बाद बचता है हम लोगों का हाँ लगभग अब हो ही गए। अब हम लोग देखेंगे गुप्त राजवंश, जो कि एक विशाल राजवंश है, बहुत ही बड़ा, मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी देखा जाए और भारत की दृष्टि से भी। इसका जो क्षेत्र था पूरे लगभग मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो ये गुप्त साम्राज्य है इसमें पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। अभी ऐसे राजवंश थे जो तो आप लगभग पहली बार सुने होंगे कईयों के तो नाम, और अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।